हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां और कौन कौन सी फसलें हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। और पूरी साथ ही एक ही बार में आपकी मैं कंप्लीट करवा दूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, ठीक है। तो कृषि विधियां और उनसे पालन से संबंधित चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले लिख लीजिएंगे आप सभी लोग एपी कल्चर, ठीक है। तो एपी कल्चर भाई किससे संबंधित है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी, ठीक है, कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपकी मधुमक्खी पालन से, ठीक है। मधुमक्खी पालन से आपकी संबंधित है, ठीक है, मधुमक्खी पालन। और इसके लिए मैराथन भी साथ ही एक संडे को मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी लोग संडे को बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी लोग साथी जिनकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्री टैब पर मैं आपके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, दूसरे दोस्त हम लोग देखते हैं तो है आपकी पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, तो ये किससे आपकी संबंधित है पीसी कल्चर? तो ये संबंधित है आपकी भाई मत्स्य पालन से, ठीक है। किससे संबंधित है भाई? आपकी मत्स्य पालन या फिर मछली पालन से, ठीक है। मत्स्य पालन या फिर मछली पालन से संबंधित है, मछली पालन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका भाई? फ्लोरी कल्चर, ठीक है, फ्लोरी कल्चर। चलिए, फ्लोरी कल्चर, तो ये आपको फ्लोरी से ही समझ में आता होगा। फ्लोवर भाई, तो फ्लोवर मतलब क्या है आपका? फूलों, ठीक है। तो ये आपके फूलों के उत्पादन से वही संबंधित है, फूलों के उत्पादन से, ठीक है, फूलों के उत्पादन से संबंधित है। और आप सभी लोग क्या करेंगे भाई? टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपकी सारी पीडीएफ भेज रहा हूँ। और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके, सब पीडीएफ कर कर मैं दोस्तों कहाँ भेज रहा हूँ? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा भाई? सेरी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? सेरी कल्चर। सेरी कल्चर, नेक्स्ट क्या है आपका? सेरी कल्चर। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका रेशम कीट के पालन से, ठीक है, रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से आपका ये संबंधित है क्या चीज? सेरी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट साथी हम लोग देखते हैं पांचवा। तो क्या है आपका? विटी कल्चर। विटी कल्चर, विटी कल्चर ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अंगूर की खेती से, ठीक है। ये संबंधित है आपका अंगूर की खेती से आपका संबंधित है विटी कल्चर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। तो आगे आपका कौन सा आ जाता है? आगे आ जाता है आपका पोमी कल्चर, ठीक है। पोमी कल्चर, पोमी कल्चर ये संबंधित है आपका भाई फलों के उत्पादन से, ठीक है। फलों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से संबंधित है आपका क्या चीज? पोमी कल्चर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट साथी कौन सा है भाई? आपका हार्टिकल्चर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हमने ले लिए हैं और आपका बनेगा क्वेश्चन दोस्तों, तो यहीं से बनने के पूरे चांसेस हैं। हॉर्टिकल्चर आपका किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका बागवानी फसलों से, ठीक है। बागवानी फसलें जो होती हैं, ये उनसे आपका संबंधित है क्या चीज भाई? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट साथी आपका कौन सा है? वर्मी कल्चर, या ठीक है वर्मी कल्चर या वर्मी कल्चर आप कह सकते हैं इसको, वर्मी कल्चर। तो ये संबंधित है आपका केचुआ पालन से, ठीक, केचुआ, केंचुआ पालन से। केंचुआ पालन से आपका ये संबंधित है वर्मी कल्चर, ठीक है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है आपका? ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर आपका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका सब्जियों के उत्पादन से, ठीक है। ये किससे संबंधित है आपका? सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सब्जियों के उत्पादन से आपका संबंधित है ओलेरी कल्चर, ठीक है। तो ये सभी लोग भाई याद रखेंगे, जो विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां थी, कौन सी चीज संबंधित है तो बहुत सारी, लेकिन आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भाई फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। अब आप सभी लोग हेडिंग बना लेंगे क्या भाई? फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। सभी लोग हेडिंग बना लेंगे फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए तो फसलों का वर्गीकरण देखेंगे भाई सभी लोग बढ़िया तरीके से, सभी लोग बढ़िया तरीके से साथ ही इसको देखेंगे फसलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाई रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई रबी की फसल या रबी की फसलें। ठीक है, चलिए तो रबी की फसलों में भाई यह अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अगर लिखें हम इनकी बुआई, ठीक है, इनकी अगर बुआई लिखता हूँ तो ये कब बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है भाई, इनकी बुआई हो जाती है। और इनकी कटाई कब हो जाती है, तो इसको शॉर्ट में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसकी कटाई कब हो जाती है, इसकी कटाई हो जाती है आपकी भाई मार्च और अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल में क्या हो जाती है भाई, इसकी कटाई आपकी हो जाती है रबी की फसलों की। ठीक है, और इसकी मुख्यतः फसलें हैं कौन कौन सी। ठीक है, इसकी फसलें हैं कौन कौन सी, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसकी फसलें हैं आपकी गेहूं है। ठीक है, गेहूं, और कौन सी है आपकी, जौ है। ठीक है, चना, मटर। ठीक है, चना, मटर, सरसों, आलू। ठीक है, सरसों, आलू, राई आदि, ये सभी क्या है भाई, इसकी फसलें हैं आपकी। ठीक है, ठीक है भाई, आदि इसकी क्या है भाई, फसलें हैं किसकी, रबी की। चलिए बात करते हैं साथी, इस चीज को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट साथी हम लोग देखते हैं किसकी भाई, खरीफ की फसलें। किसकी भाई, खरीफ, खरीफ की फसलें। चलिए खरीफ की फसलें दोस्तों देखते हैं, तो इनकी बुआई की बात करते हैं हम लोग, इनकी बुआई। ठीक है, खरीफ की फसलों की अगर बुआई की हम लोग बात करते हैं तो यह जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जून और जुलाई में, जून जुलाई मतलब गर्मी के टाइम में आपकी ये बोई जाती है। और इनकी कटाई कब हो जाती है, इनकी जो कटाई हो जाती है वो हो जाती है ठंडी में। ठीक है, तो आपकी कब हो जाती है, नवंबर और दिसंबर में इनकी क्या हो जाती है भाई, कटाई हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही क्या बताया था मैंने आपको, रबी की बताई थी। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं भाई, ठंडों में बोई जाती हैं, और इनकी कटाई जो है गर्मी में हो जाती है। और खरीफ की फसलें आपकी गर्मी में बोई जाती हैं, और इनकी कटाई ठंडी में हो जाती है, मतलब नवंबर और दिसंबर के टाइम में। ठीक है, और इसकी मुख्य फसलें देखें साथी, तो इसकी भी फसलें आप हेडिंग डालेंगे, इसकी फसलें आप सभी लोग नोट प्लीज जरूर करेंगे। ठीक है, इसकी फसलें कौन कौन सी हैं भाई, आपकी धान है। ठीक है, गन्ना है, तिलहन है, और क्या है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्या है भाई, ज्वार, बाजरा और अरहर। ठीक है, अरहर जो आपकी दाल होती है, अरहर आदि, ये सभी क्या है भाई, ये है आपकी खरीफ की फसलें। ठीक है, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं भाई इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी दोस्तों सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपका छूटा तो साथी बहुत ज़्यादा दुख होगा मुझे भी, और आपको तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरी फसल हम लोग देख लेते हैं, कौन सी भाई, जायद की फसलें। ठीक है, जायद की फसलें, जायद की फसलें। तो जायद की फसलों के साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मई जून में बोई जाती है। ठीक है, यह कब बोई जाती है, ये भी आपकी मई जून में साथ ही बोई जाती है। बुआई कब होती है इनकी, मई और जून में। ठीक है, मई जून में इनकी बुआई होती है। ठीक है, और इनकी कटाई साथ ही अगर हम बात करते हैं, कटाई, तो भाई सबसे जल्दी इनकी कटाई हो जाती है कब भाई, जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में साथ ही इनकी कटाई भी हो जाती है, मतलब एक महीने के लगभग बाद ही इनकी कटाई हो जाती है, जो आपकी जायद की फसलें होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सबसे जल्दी कटाई किस फसल की हो जाती है, तो आप कहेंगे भाई किसकी हो जाती है, आप कह देंगे सर जायद की फसलें होती है जिनकी सबसे जल्दी कटाई हो जाती है। ठीक है, जैसे इसकी फसलें बता देख लेते हैं हम, कौन कौन सी इसकी फसलें हैं जो इतनी जल्दी जिनकी कटाई हो जाती है। तो आपका कौन सा हो जाता है, तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है। ठीक है, तरबूज है आपका, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है। ठीक है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी क्या है भाई, ये आपकी सभी जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है भाई, जायद की फसलें आपकी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देख लेते हैं, अब फसलों की बात हो रही है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि भाई जो राज्य है, अलग अलग फसलों का राज्यों का क्रम क्या होगा। ठीक है, या फिर कौन से क्रम पर कौन से राज्य की फसल है। तो क्वेश्चन भाई हेडिंग सभी लोग लिखेंगे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, सभी लोग अगर मेरे साथ नोट करेंगे ना तो बहुत बढ़िया आपके नंबर आने वाले हैं, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपने हिस्ट्री पढ़ी हो मुझसे। अगर किसी ने हिस्ट्री वगैरह नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर आप सभी लोग हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, और एंड स्क्रीन पर भी दोस्तों वीडियोज आएंगी, आप उन्हें जरूर जाकर देखेंगे। ठीक है, अलग अलग फसलों का,
अलग अलग फसलों का राज्यों का क्रम, ठीक है, अलग अलग फसलों का राज्यों का क्रम, अलग अलग फसलों का राज्यों का क्रम। साथ ही चलिए देख लेते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी आप सभी लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। चलिए, तो क्या है, अलग अलग फसलों का राज्यों का क्रम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, चावल की, ठीक है, हम लोग चावल की बात करते हैं। और इसमें अगर कोई अपडेट होगा, ठीक है, कोई अपडेट होगा तो दोस्तों मैं उसको बता दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो भी अपडेट होगा मैं उसकी एक वीडियो लेकर आऊंगा ज्योग्राफी की, और वो सभी चीज़ अपडेट करवा दूंगा। अभी मैं साथ ही बता रहा हूँ जो मेरे नोट्स हैं, मैं उससे अभी आपको साथ ही मेरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, मुखर्जी नगर रहकर, दिल्ली रहकर, जो अपनी तैयारी के दौरान, वो सभी चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो चावल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले भाई आपका आता है इसमें पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या आता है भाई आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आता है। और उसके बाद साथ ही आपका आता है उत्तर प्रदेश, मतलब चावल के उत्पादन में शीर्ष तीन तीन राज्य आपके, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले पे, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश चावल के मामले में। और दूसरा देखते हैं साथ ही हम लोग गेहूं के मामले में, ठीक है। तो गेहूं के मामले में कौन कौन से हैं भाई आपके, तो गेहूं के मामले में सबसे पहले आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाता है गेहूं के मामले में। और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका पंजाब, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है भाई हरियाणा, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका क्या आ जाता है, साथ ही हरियाणा आपका आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट किसका मामला भाई, बाजरा, ठीक है। तो बाजरा भाई किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो बाजरा आपका सबसे ज्यादा भाई राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद साथ ही आपका क्या हो जाएगा भाई, गुजरात, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा भाई क्या है आपका, चना, ठीक है, चौथा क्या है साथ ही आपका, चना है। तो चना के मामले में सबसे पहले तो साथ ही आपका आ जाता है भाई मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साथ ही आपका महाराष्ट्र, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे भाई, महाराष्ट्र। और उसके बाद आ जाता है साथ ही आपका आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आपके हो गए, ठीक है, चने के मामले में। चलिए चने से आगे बढ़ते हैं भाई, चना तो बहुत खा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूंगफली खाते हैं, ठीक है, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली की साथ ही हम लोग बात करते हैं। तो मूंगफली की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात आ गया मूंगफली में। उसके बाद आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद। और उसके बाद आपका आ जाता है तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है आपका, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आपका आ जाता है मूंगफली में। चलिए मूंगफली से आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं सोयाबीन की, ठीक है, सोयाबीन। तो सोयाबीन के भाई देख लेते हैं उत्पादन में कौन कौन से हैं सबसे पहले राज्य। तो सोयाबीन में है सबसे पहले भाई आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर क्या है आपका भाई महाराष्ट्र, अब थोड़ा शॉर्ट ले लेते हैं भाई, महाराष्ट्र। और उसके बाद क्या है साथ ही आपका राजस्थान, ठीक है, उसके बाद क्या है साथ ही आपका राजस्थान। सोयाबीन में हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान, ठीक है। चलिए सोयाबीन से आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं भाई प्याज, जिसे हम लोग कहते हैं भाई ऑनियन, ठीक है, प्याज। तो प्याज में सबसे पहले साथी क्या होगा आपका, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा भाई, गुजरात होगा, जिसे मैं जे जी से लिखूंगा, गुजरात, ठीक है। और कौन सा होगा भाई आपका, और होगा साथी आपका कर्नाटक, ठीक है। और कौन सा होगा भाई आपका, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई प्याज के बाद। तो अब आते हैं साथी हम लोग शुगर केन या फिर गन्ने पर, ठीक है। तो गन्ने के उत्पादन में सबसे पहले आपको सभी को पता है भाई उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों कौन है आपका, महाराष्ट्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है भाई, महाराष्ट्र है। और इसके बाद साथ ही कौन सा पड़ता है आपका, तमिलनाडु, जहां गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भाई, तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए गन्ने के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग भाई आलू, ठीक है। गन्ने के बाद देखते हैं आलू। तो आलू उत्पादन में सबसे पहले भाई आपका कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद साथी कौन है भाई आपका, पश्चिम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन है आपका भाई, उसके बाद पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद पड़ता है साथ ही आपका बिहार, ठीक है, आरा के उठलाली लगौलू बलिया के बाली, ठीक है, नवादा के नथनी। चलिए भाई
क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं 10वें नंबर पे क्या आ जाता है आपका कपास। ठीक है, 10वें नंबर पर आ जाती है भैया आपकी कपास। और कपास में जो आपका पहले भाई गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। उसके बाद क्या है भाई महाराष्ट्र है। ठीक है, क्या है भाई महाराष्ट्र है। और उसके बाद है आपका भाई तमिलनाडु, जिसे हम टी से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं साथी 11। तो आपका आ जाता है भाई जूट। ठीक है, जूट आ जाता है। तो जूट में कौन कौन सा है भाई आपका पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल इसे हम लिखते हैं। और बिहार को साथ ही हम लोग बिहार ही लिख देते हैं। चलिए भाई बिहार। और जूट में भाई कौन सा है तीसरे नंबर पर, ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है भाई, ये हो जाएगा असम। चलिए, तो जूट के बाद साथी हमारा क्या आता है सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी। जूट के बाद आता है आपका सूरजमुखी। तो सूरजमुखी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा भाई कर्नाटक। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है भाई कर्नाटक आ जाता है। फिर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। और इसके बाद कौन सा आ जाता है भैया तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपका भाई आ जाता है सूरजमुखी में। चलिए फिर देखते हैं हम लोग चाय के उत्पादन में भाई। ठीक है, चाय। तो चाय के उत्पादन में भाई कौन सा है आपका असम। ठीक है, चाय के उत्पादन में क्या है भाई असम है। ठीक है, चलिए तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बनता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है। आप सभी को पता होना चाहिए ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सभी लोग टॉपिक डालेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सभी लोग वही टॉपिक डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टी आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, मृदा भी भाई इसको बोलते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज मत होना। अगर मृदा आपको दिख जाए, मिट्टी दिख जाए भाई, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग भाई इसको डालेंगे भारत की मिट्टी। ठीक है, तो भारत की मिट्टियों में अगर हम बात करते हैं भारत की मिट्टी की, तो भारत की मिट्टियों में समानता नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भारत की मिट्टियों में समानता, भारत की, ये नोट्स मैं आपको पूरे भेज दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ। ये पूरे नोट्स दोस्तों आपको पीडीएफ के थ्रू कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम पर जाकर भाई डाउन आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं ज़्यादा तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये सभी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो भारत की मिट्टियों में दोस्तों, भारत की मिट्टियों में, ठीक है, तो भारत की मिट्टियों में समानता। ठीक है, भारत की मिट्टियों में समानता भाई क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं साथ ही आपकी नाइट्रोजन, जो कमी जिनमें पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस। और क्या चीज भाई ह्यूमस। ठीक है, ये क्या भाई ह्यूमस। तो इनकी क्या पाई जाती है भाई, इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, समानता कमी पाई जाती है, समानता कमी पाई जाती है। ठीक है, समानता कमी पाई जाती है। आप सभी लोग लिखेंगे समानता कमी पाई जाती है किन किन की भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, मिट्टी आपकी अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी समानता दो प्रकार की होती है भाई। ठीक है, मिट्टी आप सभी लोग देखेंगे तो मिट्टी हमेशा कितने प्रकार की होती है भाई, तो मिट्टी हमेशा होती है आपकी दो प्रकार की। कौन कौन सी आप सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मिट्टी हमेशा दो प्रकार की होती है। तो पहली कौन सी होती है भाई, एक तो होती है अम्लीय मृदा। ठीक है, या फिर अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मृदा लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, अम्लीय मृदा। और दूसरी साथी कौन सी होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी क्षारीय मृदा। ठीक है, क्षारीय मृदा होती है आपकी। ठीक है, क्षारीय मृदा। अगर अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा ये दो प्रकार की आपकी मिट्टी होती है। जिस जिस मृदा का जो पीएच मान है भाई वो 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगी। ठीक है, अगर इसका भाई पीएच मान जो है ना, पीएच मान, ठीक है, इसका अगर पीएच मान 7 से अधिक है या 7 प्लस है तो ये क्या हो जाएगी भाई क्षारीय मृदा। ठीक है, और जिसका मान कम होगा 7 से, तो वो क्या हो जाएगा भाई, पीएच मान अगर 7 से कम है, तो 7 से माइनस है अगर पीएच मान, तो वो हो जाएगी आपकी अम्लीय मृदा। ठीक है, वो हो जाएगी आपकी अम्लीय मृदा हो जाएगी। ठीक है, और एक आदर्श मृदा के लिए जो पीएच मान है ना, आदर्श मृदा के लिए, तो आप ये भी लिखेंगे भाई, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब लिखेंगे। आदर्श मृदा के लिए, आदर्श मृदा के लिए जो पीएच मान होगा ना, पीएच मान, ठीक है, वो कितना होगा भाई 6 से 7 होता है।
आदर्श मृदा के लिए जो पीएच मान होता है मेरे दोस्त वो 6 से 7 होता है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब मिट्टियों के बारे में थोड़ा साथी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई कौन सी मिट्टी आपकी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे भाई जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी को भाई सॉइल वगैरह आपके बोलते हैं, आप सभी लोग इस चीज को जानते होंगे। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में पहले हम सभी लोग भाई पढ़ लेते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, तो इसे भाई दोमट मिट्टी भी कहते हैं आपके। ठीक है, और यह भारत की मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। तो भाई इसे क्या कहते हैं, इसे सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी कहते हैं इसे। ठीक है, दोमट मिट्टी भी इसको हम लोग कहते हैं, किसको भाई, जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी हम लोग कह देते हैं। और यह भारत की मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखते चलेंगे भाई, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी ये है आपकी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है भाई। और इसका विस्तार पंजाब में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके विस्तार की, ठीक है, इसका विस्तार, ठीक है, तो इसका विस्तार आपका जो है पंजाब में सतलज नदी के मैदान से लेकर यूपी बिहार बंगाल होता हुआ असम के ब्रह्मपुत्र तक है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है मेरे दोस्त वो पंजाब में, ठीक है, इसका विस्तार पंजाब में मेरे दोस्त सतलज नदी से, ठीक है, पंजाब में सतलज नदी से, पंजाब में सतलज नदी से, ठीक है, मैदान से लेकर, ठीक है, सतलज नदी के मैदान से, ठीक है, सतलज नदी के मैदान से लेकर, ठीक है, सतलज नदी के मैदान से लेकर आपका यूपी है, बिहार है, ठीक है, यूपी बिहार है, बंगाल है, ये सब जगह होता हुआ, ठीक है, बंगाल होता हुआ, बंगाल होता हुआ असम के ब्रह्मपुत्र तक है। ठीक है, असम के ब्रह्मपुत्र तक क्या है भाई, इसका विस्तार है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र तक क्या है भाई, इसका विस्तार है। आप सभी लोग भाई ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही इन चीजों को समझेंगे, तभी दोस्तों आपको याद हो पाएगी हर एक चीज। ठीक है, और ये साथी आपके भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगभग ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कितने भाई, 40% क्षेत्रफल पर। ठीक है, 40% क्षेत्रफल पर फैली है आपकी, 40% क्षेत्रफल पर फैली है आपकी कौन सी भाई, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल पर फैली है लगभग 40%। ठीक है, और भारत के कुछ हिस्सों में इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों में इसे क्या कहते हैं भाई, भारत के कुछ हिस्सों में, ठीक है, तो भारत के कुछ हिस्सों में, भारत के कुछ हिस्सों में इसे क्या कहते हैं भाई, आपकी कछारी मिट्टी। तो आप सभी लोग भाई याद रखेंगे, कछारी मिट्टी भी भाई इसे कहा जाता है भारत के कुछ हिस्सों में। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी को भी भाई आपका दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को भी आपका भाई दो भागों में बांटा जाता है। आप सभी लोग लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में भाई बांटा जाता है। सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा भाई, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में भाई बांटा जाता है। ठीक है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं साथी आपके, एक तो है बांगर, ठीक है, एक तो है साथी आपका बांगर, और दूसरा कौन सा है साथी, दूसरा है आपका खादर। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के ये दो भाग है। और बांगर साथी क्या होता है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ये क्या होती है भाई, ये होती है आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा ये साथी आपकी होती है। और खादर क्या होती है भाई, ये होती है आपकी नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, नई जलोढ़ मृदा। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छा समझ में साथी आपको आ रहा होगा। ठीक है, आप बहुत बढ़िया तरीके से अगर मेरे साथ बने रहेंगे दोस्तों, तो गारंटी है आप जिंदगी में भाई कभी असफल नहीं हो सकते। ठीक है, जो आपकी खादर मृदा होती है ना, जो बांगर मृदा से अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, ये क्या होती है भाई, अधिक उपजाऊ होती है, किससे भाई, बांगर से। ठीक है, अधिक उपजाऊ, ये आपकी अधिक उपजाऊ होती है किससे भाई, बांगर से। ठीक है, बांगर से ये आपकी अधिक उपजाऊ होती है, जबकि बांगर मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता अधिकता पाई जाती है। ठीक है, बांगर मिट्टी में जो है इसमें कैल्शियम की भाई अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम की क्या पाई जाती है भाई, इसमें अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम की अधिकता। ठीक है, कैल्शियम की अधिकता भाई पाई जाती है किसमें, बांगर मिट्टी में। चलिए अब बात करते हैं भाई काली मिट्टी की। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर साथी हम लोग बात करते हैं किसकी, काली मिट्टी।
चलिए तो बात करते हैं किसकी भाई, काली मिट्टी की। ठीक है, चलिए। तो काली मिट्टी क्या भाई, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी का जो निर्माण है वे बेसॉल्ट लावा चट्टान के अक्ष से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे लावा मृदा और काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं किस तरीके से हमें लिखना है। तो काली मिट्टी भाई इसे क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड भाई क्या, रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो इसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी का अगर निर्माण दोस्तों देखें हम लोग, काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है, तो काली मिट्टी का भाई निर्माण कहाँ से होता है, बेसॉल्ट लावा चट्टान के अक्ष से। ठीक है, बेसॉल्ट बेसॉल्ट लावा अक्ष के चट्टान से, अक्ष के चट्टान से क्या होता है भाई, इसका निर्माण होता है किसका भाई, काली मिट्टी का। ठीक है, ठीक है भाई, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई, लावा मृदा और काली मिट्टी कहते हैं। इसलिए इसे भाई क्या कहते हैं, लावा मृदा। ठीक है, लावा मृदा और काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है भाई, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई, लावा मृदा और काली मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर भाई, चलिए भाई बहुत बढ़िया। क्योंकि यह मिट्टी क्या होती है भाई, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। ठीक है, किसकी खेती के लिए भाई, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त। ठीक है, सर्वाधिक प्रयुक्त किसके लिए होती है भाई, ये आपकी सर्वाधिक प्रयुक्त। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रयुक्त होती है आपकी ये कपास की खेती के लिए। ठीक है, कपास की खेती के लिए ये आपकी भाई सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं भाई, कपासी मिट्टी भी हम लोग कह देते हैं, कपासी मिट्टी। क्योंकि भाई सर्वाधिक जो उत्पादन है आपका, सर्वाधिक जो आपकी प्रयुक्त है वो किसके लिए है भाई, कपास की खेती के लिए है। तो इसलिए इसे क्या होता है ना, एक के नाम से लोगों को जानने लगते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जानने लगते हैं लोग। ठीक है, काली मिट्टी में भाई पानी को धारण करने की क्षमता जो है ना वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो काली मिट्टी है आपकी, वो पानी को धारण करने की जो क्षमता होती है, तो आप सभी लोग लिखेंगे भाई, काली मिट्टी को, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में पानी को, ठीक है, काली मिट्टी में, आपने देखा होगा दोस्तों जो आपके स्टेडियम वगैरह होते हैं, जहां साथी बच्चे आपके क्या करते हैं भाई, स्टेडियम वगैरह जहां होते हैं, रनिंग वगैरह जहां बच्चे करते हैं, तो बारिश के दौरान वहां स्टेडियम वाले क्या करते हैं भाई, काली मिट्टी दोस्तों डलवा लेते हैं। ठीक है, काली मिट्टी वो वहां पर बरसात के दौरान डलवा लेते हैं। तो क्यों डलवा लेते हैं, क्योंकि ये भाई आपका पानी बहुत जल्दी सोख लेती है। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, वहां पे स्टेडियम वगैरह में लोग काली मिट्टी डलवा लेते हैं, जो रनिंग स्पॉट होता है वहां पर। ठीक है, जो ट्रैक होता है रनिंग वाला, वहां पर क्या करते हैं भाई, काली मिट्टी डलवा लेते हैं। और अगर आप दोस्तों ने देखा होगा स्टेडियम वगैरह में, तो काली मिट्टी आपको बरसात के दौरान देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो काली मिट्टी में क्या भाई, सभी लोग क्या कहेंगे भाई, काली मिट्टी में पानी को धारण या सोखने की क्षमता। ठीक है, तो काली मिट्टी में पानी को धारण, ठीक है, धारण या सोखने की क्षमता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सोखने की क्षमता, सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक होती है। क्लियर है, क्लियर है भाई। और इसे भाई क्या कहते हैं, इसे हम भाई स्वतः जोतने वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, स्वतः जोतने वाली मिट्टी भी आपकी कहलाती है, स्वतः जोतने वाली, स्वतः जोतने वाली मिट्टी भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, स्वतः जोतने वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई, चलिए, इसको स्वतः जोतने वाली मिट्टी के नाम से भी भाई जाना जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः भाई कहाँ कहाँ होती है, तो यह मुख्यतः गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फैली है। ठीक है, इसका विस्तार अगर हम लोग लिखें साथी, तो इसका विस्तार मेरे दोस्त कहाँ है, कहाँ कहाँ तक है आपका, तो ये कहाँ कहाँ है भाई आपकी, ये गुजरात है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है भाई, गुजरात है। और क्या है आपका, महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और कहाँ है भाई, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल हम लोग लिख लेते हैं, या फिर आप लिख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है भाई, इसका आपको विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई एक बार आप जबरदस्त तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत जबरदस्त मेहनत हो रही है। और क्लास में इस समय लाइट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए
इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए मेरे भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो एक बार इतना तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ कि आप ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। अपना जो टारगेट है वो 15-16 अक्टूबर तक, ठीक है, 15-16 अक्टूबर तक जो अपनी फैमिली है भाई वो 15,000 तक की तो होनी चाहिए। तो इसमें आप सभी लोग तो हेल्प करेंगे या कोई और बाहर से हेल्प करने आएगा? ठीक है, जैसे मैं आपके लिए मदद कर रहा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, ऐसे ही आप मेरे लिए खड़े होंगे। तो 15-16 अक्टूबर तक साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी परिवार जो है भाई 15,000 का होना चाहिए। ये सब काम आप लोग करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर कर जितना हो सके उतना ज़्यादा, ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सभी में दोस्तों फैला देंगे। देखिए मैं बिल्कुल आपका टॉपिक वाइज लेकर चल रहा हूँ साथी, और एक एक चीज़ मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, जबकि मुझे इसमें बहुत चीज़ें लिखना पड़ रही हैं। और लिख भी मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अदर नोट्स की ज़रूरत ही ना पड़े, आप इन्हें ही पढ़कर दोस्तों आपका ज़बरदस्त क्या हो जाए भाई, एग्जाम आपका हो जाए। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे दोस्तों हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सी आती है भाई, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। चलिए चलिए, तो लेटराइट मिट्टी भाई आपकी क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए भाई, लेटेराइट मिट्टी तो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सर्वाधिक 5 तत्व हैं इसके भाई। ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से होता है भाई, ये होता है आपका निक्षलन विधि द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण साथी आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है भाई। ठीक है, तो ये होता है भाई निक्षलन विधि द्वारा। ठीक है, निक्षलन विधि द्वारा क्या होता है भाई, इसका निर्माण होता है किसका, लेटेराइट मिट्टी का। ठीक है, जिसमें मिट्टी में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व पानी के साथ घुलकर मृदा की जो निचली सतह पर क्या होते हैं भाई, पहुंच जाते हैं, जिससे ऊपरी सतह अनउपजाऊ हो जाती है। मतलब उस पर कोई भी चीज आपकी उपज नहीं होगी। जैसे मैंने ली मिट्टी ली आपकी, ठीक है, मैंने आपकी मिट्टी ली, तो ये कह रहे हैं कि जिसमें मिट्टी में पाए जाने वाले जो आवश्यक तत्व हैं वो पानी के साथ घुलकर, जो आवश्यक तत्व है भाई आपके ऊपर आवश्यक तत्व है, ये क्या होते हैं भाई, पानी में मेल्ट हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और ये कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, ये आपके निचली सतह पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण भाई जो ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, ये क्या हो जाती है भाई, अनउपजाऊ हो जाती है। मतलब भाई इस पे आपकी फसल वगैरह बढ़िया से नहीं उग पाएगी। ठीक है, तो फसल वगैरह आपकी बढ़िया से नहीं उग पाएगी, और यह उन क्षेत्रों में फैली होती है जहाँ पानी की अधिकता होती है, जैसे केरल है। ठीक है, ये दोस्तों होती कहाँ पर है, तो आप सभी लोग लिखेंगे भाई, जैसे क्या हो गया आपका, जैसे, जैसे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका, केरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा आपका, केरल है, और जैसे जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, केरल, केरल मालाबार तट है। ठीक है, केरल है भाई, मालाबार तट है, मालाबार तट है, और क्या है भाई आपका, केरल है, मालाबार तट है, तमिलनाडु है, कोरोमरड़ है। ठीक है, तमिलनाडु, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट है। ठीक है, और क्या है, मेघालय के पठार, और क्या भाई आपके मेघालय के पठार, तो ये वहां पर आपकी पाई जाती है, मेघालय के पठार है। ठीक है, मेघालय के पठार, तो ये वहां पर आपके साथ ही पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का भाई रंग अगर पूछ ले आपसे, तो रंग की साथ ही अगर हम लोग बात कर लें तो ये कैसी होती है भाई, तो लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले, ठीक है, लाल रंग की होती है। और इसमें साथ ही आपके क्या क्या पाए जाते हैं भाई लाल रंग में, तो लाल रंग की ये मिट्टी होती है जिसमें आपके पाए जाते हैं आयरन ऑक्साइड के कणों का कारण होता है। ठीक है, जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कणों कणों के कारण, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के जो कण होते हैं, आयरन ऑक्साइड के कणों के कारण क्या होता है, इसका लाल रंग होता है, कणों के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कणों के कारण ही भाई इसका क्या होता है भाई, लाल रंग इसका होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इस मिट्टी में समानता खाद्य फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट, तो इसको लिखेंगे भाई, इस मिट्टी में क्या है भाई आपकी, खाद्य फसलें नहीं उगाई जाती है। ठीक है, खाद है, ठीक है, खाद्य फसलें नहीं उगती हैं या नहीं उगाई जाती हैं इस मिट्टी में। ठीक है, नहीं उगाई जाती हैं। आपसे पूछ ले कि किस मिट्टी में खाद्य फसलें नहीं उगाई जाती हैं, तो आप कहेंगे भाई लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, लेटेराइट मिट्टी आप लोग मेरे दोस्त कह देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है भाई, अगर हम उर्वरकों का दोस्तों अगर हम लोग प्रयोग करें, ठीक है, अगर उर्वरकों का साथी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, उर्वरकों का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है साथी, गन्ना है, ठीक है, चावल है, ठीक है, राही है, ठीक है, और क्या है, मसाले, ठीक है, और मसाले,
या फिर मसालों। ठीक है, मसालों का हम क्या कर सकते हैं, इसमें मसालों का खेती कर सकते हैं अगर हम लोग उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खेती कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर हम लोग उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? चलिए अब देखते हैं साथी हम लोग लाल मिट्टी। ठीक है, अब लोग साथी हम लोग देख लेते हैं भैया लाल मिट्टी। चलिए, तो लाल मिट्टी हम लोग देखते हैं भाई। तो लाल मिट्टी क्या होती है भाई, जल भोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये भाई जल भोजित हो जाती है, जल भोजित, जल भोजित होती है, जल भोजित होने के कारण, जल भोजित होने के कारण ये क्या हो जाती है भाई, ये आपको दिखाई देने लगती है पीली। ठीक है, पीली दिखाई देने लगती है, और जिसके कारण इसे हम लोग कहने लगते हैं पीली मिट्टी। ठीक है, जिसके कारण हम इसे लोग कहने लगते हैं भाई पीली मिट्टी, हम इसको कहने लगते हैं किसको भाई, लाल मिट्टी को। ठीक है, इसका उपयोग साथी जो किया जाता है ना, इस मिट्टी का उपयोग, ठीक है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है लाल मिट्टी का, तो वो किया जाता है ईंट बनाने में। ठीक है, ईंट बनाने में इसका प्रयोग भाई किया जाता है भट्टो वगैरह पर। ईंट, ईद लिख दिया मैंने भाई, ईद मैंने लिख दिया, चलिए भाई ईंट लिख देते हैं इसको। तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो ईंट, ईंट बनाने में। ठीक है, ईंट बनाने में भाई इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका लाल रंग इसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जो इसका लाल रंग है, ठीक है, लाल रंग, तो लाल रंग भाई इसका क्यों है भाई, तो वो है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण या किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे भाई फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग इसका क्यों है भाई, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पांचवी मिट्टी। और वो कौन सी है साथी, आपकी पर्वत पर जो मिट्टी होती है वही पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वत वगैरह पे जो मिट्टी होती है वही होती है आपकी पर्वतीय मिट्टी। तो भाई ये क्या होती है, तो इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। इसमें साथी आपकी ह्यूमस जो होता है ना, ह्यूमस, तो ह्यूमस की क्या पाई जाती है साथी, अधिकता। ठीक है, तो ह्यूमस की भाई अधिकता इस मिट्टी में पाई जाती है, ह्यूमस की अधिकता पर्वतीय मिट्टी में पाई जाती है, और यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, ये क्या होती है भाई, अम्लीय प्रवृत्ति की आपकी होती है, कौन सी भाई, अम्लीय प्रवृत्ति की। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति के साथ ये होती है आपकी। ठीक है, और यह भारत में हिमालय क्षेत्रों पर होती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थिति की, ठीक है, इसकी भाई स्थिति के साथ ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, स्लो हो गया है भाई थोड़ा सिस्टम। चलिए इसकी बात कर लेते हैं साथ ही स्थिति की। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ है, हिमालय क्षेत्रों पर। मतलब जैसे नैनीताल वगैरह हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा कहीं पहाड़ी एरिया में जो मिट्टी होती है, ठीक है, पहाड़ों पर, वही क्या होती है भाई, हिमालय क्षेत्रों पर क्या है भाई, इसकी स्थिति है। ठीक है, हिमालय क्षेत्रों पर ही साथ ही इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और यह चाय की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयोग होती है, जो आपकी पर्वतीय मिट्टी होती है, तो सर्वाधिक प्रयोग भाई किसमें होती है, ये आपकी, ये होती है सर्वाधिक प्रयोग चाय की खेती के लिए। जैसे असम वगैरह में आपने देखा है चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए भाई सर्वाधिक प्रयोग में आपकी होती है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। ठीक है, मिट्टी की भाई अम्लीयता अगर आप दूर करेंगे, ठीक है, तो चूना मिलाया जाता है आपका। ठीक है, चूना मिलाया जाता है क्या चीज दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता। ठीक है, अम्लीयता, अम्लीयता दूर करने के लिए। ठीक है, अम्लीयता दूर करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। ठीक है, और इसकी क्षारीयता दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अगर क्षारीयता दूर करनी है तो आप क्या करेंगे भाई, जिप्सम मिलाएंगे। ठीक है, जिप्सम मिलाया जाता है किस लिए भाई, तो जिप्सम मिलाया जाता है आपका क्षारीयता दूर करने के लिए मिट्टी की। ठीक है, क्षारीयता दूर करने के लिए मिट्टी के भाई क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। तो हम लोग मिट्टी साथी कंप्लीट कर चुके। बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग दोस्तों बने हैं वीडियो में, और अगर आप बने हैं तो समझ लीजिए आपका भाई पैट निकलना तय है, क्योंकि दोस्तों आप में क्या है, पेशेंस है। आप अभी तक क्लास में बने हैं और आप एक एक चीज को ध्यान से समझ रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त मेरे दोस्त आप लोग चल रहे हैं, और बहुत जबरदस्त आप मेरे दोस्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था। ठीक है, टॉपिक देते हैं भाई भारतीय परिवहन
भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था। ठीक है, भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था हम लोग देखते हैं। तो सड़क परिवहन है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या क्या पढ़ेंगे भाई, कौन सा राज्य कहाँ तक गया है, कितनी दोस्तों डिस्टेंस है, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सभी लोग हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे भाई थोड़ा खनिज के बारे में और प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपनी कंप्लीट हो जाएगी भाई जो इंडियन ज्योग्राफी है वो। ठीक है, और मौसम वगैरह जो आपका रह जाएगा टाइम जोन, वो हम लोग उसी में करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले भाई सड़क परिवहन। तो भारत की सड़क प्रणाली विश्व में दूसरा स्थान रखती है। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अपने यहाँ पर सड़कों को भाई 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई देखते हैं सड़क परिवहन होता क्या है। ठीक है, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन क्या भाई, भारत की सड़क प्रणाली जो है आपकी वो विश्व में दूसरा स्थान रखती है। ठीक है, तो विश्व में सेकंड स्थान किसका है भाई, सेकंड जो नंबर है भारत का है। ठीक है, दूसरा स्थान है सड़क परिवहन में विश्व में, सेकंड स्थान किसका है भाई, अपने भारत का है। ठीक है, यहाँ सड़कों को भाई 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम पहले देखते हैं भाई कि राष्ट्रीय राजमार्ग आपका क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आप सभी लोग भाई हेडिंग बना लेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर आपके क्या भाई नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो क्या भाई राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे। तो वे सड़कें जो देश के महानगरों, राज्यों की राज्य घाट को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ठीक है, और इसके रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो CPWD मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की होती है। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोग लिखेंगे किसमें भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या लिखेंगे, वे सड़कें। ठीक है, या फिर आप क्या लिखेंगे, वे सड़कें जो देश के महानगरों, राज्यों, ठीक है, देश के महानगरों, ठीक है, देश के महानगरों प्लस राज्यों, ठीक है, प्लस राज्य घात, ठीक है, राज्य धात, राज्य धात को, ठीक है, राज्य धात को क्या करती है भाई, जोड़ती है। ठीक है, राज्य धात को भाई क्या करती हैं, आपस में जोड़ती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। और इसकी भाई जो रख रखाव है, ठीक है, इसका जो केयर है भाई, केयर लिख ले हम लोग या फिर लिख लें रख रखाव। ठीक है, तो रख रखाव भाई इसका कौन करता है भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो वो करते हैं आपके CPWD या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं भाई, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं केंद्रीय लोक निर्माण। ठीक है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग क्या करता है भाई, इसकी देखभाल करता है। ठीक है, विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग उसकी क्या करता है भाई, देखभाल करता है। चलिए, अगर हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रमार्ग महामार्ग प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, लंबी सर्वाधिक। ठीक है, तो यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अगर हम लोग साथ ही बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, तो आप सभी लोग लिखेंगे भाई भारत का, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है भाई, NH 44 है। ठीक, कौन सा है भाई, NH नेशनल हाईवे 44 है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये साथ ही आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका श्रीनगर से लेकर कहाँ तक है भाई, कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और इसकी साथ ही लंबाई की बात करते हैं तो 3745 किलोमीटर है। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस है तो कितनी है भाई, 3745 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी भाई, 3745 किलोमीटर है। जबकि दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं साथ ही सेकंड की, ठीक है, तो सेकंड सबसे लंबा भाई राजमार्ग तो कौन सा है साथी, तो वो है आपका भाई NH 7। ठीक है,
कौन सा है साथी? आपका NH7 है, ठीक है। नेशनल हाईवे सेकंड है, जो कहाँ से कहाँ तक है साथी? जो बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है भाई? बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक। बनारस से लेकर कहाँ तक है आपका मेरे दोस्त? ये है बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका 2345 किलोमीटर, ठीक है। 2345 किलोमीटर मेरे दोस्त ये पड़ता है। क्लियर है भाई? चलिए भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत का सबसे छोटा अगर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो भी देख लेते हैं भाई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम सब यही चीजें देखने वाले हैं। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे तो कौन सा है भाई आपका? वो है आपका नेशनल हाईवे 47A, ठीक है। नेशनल हाईवे 47A, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है भाई? ये केरल के वेलिंगटन द्वीप पर है, ठीक है। केरल के वेलिंगटन द्वीप पर, वेलिंगटन एक द्वीप है ये साथी, वहां पर है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और इसकी अगर साथी हम लंबाई की बात करते हैं तो ओनली कितना भाई? 6 किलोमीटर है, ठीक है। ओनली भाई कितना है? 6 किलोमीटर ये आपका पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं भाई, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा, तो फिर क्या है भाई? भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो भाई कौन सा है? लेह श्रीनगर है, ठीक है। वो कौन सा है भाई? आपका लेह श्रीनगर, ठीक है। लेह श्रीनगर ये सबसे ऊंचा भारत का है। जो विश्व का भी क्या है? सबसे ऊंचा राजमार्ग है। भारत का तो है ही, और इसके साथ में साथी क्या है आपका? विश्व का भी सबसे ऊंचा है, ठीक है। विश्व का, तो विश्व का भी सबसे ऊंचा साथी आपका क्या है भाई? आपका यही है, लेह श्रीनगर है, ठीक है। ठीक है भाई, जो आपका कितना है भाई? 5325 मीटर है, ठीक है। ये है कितना भाई? 5325 मीटर, ठीक है। 5325 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH1D घोषित किया गया, ठीक है। कब इसे घोषित किया राष्ट्रीय राजमार्ग भाई? तो इसे घोषित किया सन 2006 में, ठीक है। नेशनल हाईवे, सन 2006 में नेशनल हाईवे 1D भाई इसे घोषित किया गया था, ठीक है। इसको घोषित किया गया था, ठीक है भाई। समझ गए सभी लोग? चलिए, तो NH1 साथी अगर हम लोग बात करते हैं, NH1 नेशनल हाईवे फर्स्ट की साथी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका दिल्ली से लेकर अमृतसर, ठीक है। तो ये पड़ता है आपका दिल्ली से लेकर भाई कहाँ तक? आपका अमृतसर, ठीक है। नेशनल हाईवे फर्स्ट दिल्ली से लेकर अमृतसर आपका पड़ता है। और NH2 की साथी अगर हम लोग बात करते हैं, नेशनल हाईवे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग 2, तो ये पड़ता है दिल्ली से लेकर कोलकाता, ठीक है। दिल्ली से लेकर आपका कहाँ तक भाई? तो ये पड़ता है दिल्ली से लेकर मेरे भाई आपका कोलकाता तक, ठीक है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये आपका पड़ता है, ठीक है। और भाई दिल्ली से लेकर जो आपका अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक है, ठीक है। अमृतसर से लेकर कलकत्ता, अमृतसर अमृतसर से लेकर कहाँ तक भाई? कलकत्ता तक, ठीक है। जो अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक है, तो इसको क्या कहते हैं भाई? GT रोड या फिर ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है। GT रोड, ठीक है। तो अमृतसर से लेकर भाई जो कलकत्ता तक है, ठीक है, सम्मिलित रूप से जो अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक है, इसी को हम कहते हैं ग्रांड ट्रक रोड। देखिए, NH1 आपका कहाँ से है? दिल्ली से लेकर अमृतसर। NH2 है आपका दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता को मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या है भाई? ग्रांड ट्रक रोड, जो अमृतसर से कलकत्ता तक है। इसे प्राचीन काल में शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसे प्राचीन काल में क्या कहते हैं भाई? शेरशाह सूरी मार्ग भी आपका कहलाता है। शेरशाह सूरी, ये आपका शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण भाई कराया था। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था शेरशाह सूरी वाला हिस्ट्री में, तो आप सभी लोग एक बार हिस्ट्री जाकर जरूर देख लिए प्लेलिस्ट में, आपको हिस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगी। तो ये शेरशाह सूरी मार्ग भी, देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे रोड का निर्माण कराया था। रोड तो थी, लेकिन क्या था भाई? कच्ची सड़क थी आपकी, मतलब मिट्टी थी। तो इसका जो निर्माण था, उसे जो रोड में तब्दील कराया, वो शेरशाह सूरी ने ही भाई आपका कराया। लोग तो उस पर पहले से भी आते जाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उसको पक्की सड़क बनवाई है भाई, जो निर्माण कराया है मेरे दोस्त, वो शेरशाह सूरी ने कराया। और इसी को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी भाई लोग जानते थे, ठीक है। क्योंकि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने पेशा से लेकर कोलकाता तक के लिए करवाया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कहां से कहां तक के लिए करवाया था भाई? पहले इसको कहते थे पेशा से लेकर, ठीक है। पेशा से लेकर कहां तक करवाया था भाई? कोलकाता तक,
कोलकाता तक भाई, या कोलकाता तक करवाया था। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो कुछ नेशनल हाईवे हैं उन पे और नजर मार लेते हैं। जैसे एनएच आपका है 44। ठीक है, तो एनएच 44 साथी कहाँ से है? आपका पड़ता है ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं भाई लंबाई की, तो ये लंबा कितना है भाई? 3745 किलोमीटर। ठीक है, 3745 किलोमीटर। और NH7 की साथ ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये है आपका बनारस से लेकर, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, बनारस से लेकर पड़ता है आपका कन्याकुमारी तक। ठीक है, बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक अगर इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये है आपका 2345 किलोमीटर, मतलब सबसे लंबा फिर उससे लंबा। ठीक है, चलिए भाई, फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर की हमने साथ ही बात कर ली अपनी बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए, साथ ही यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सही से लिखेंगे। देश का देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। ठीक है, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। तो साथ ही देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है भाई? सभी लोग बताएंगे। तो साथ ही वो देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे है वो है आपका यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, यमुना, चुपके से देख लो भाई इस चीज को, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है यमुना एक्सप्रेस वे। और इसकी लंबाई की साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई की, तो इसकी लेंथ साथ ही कितनी है? इसकी लंबाई है भैया 202 किलोमीटर। ठीक है, 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और देश का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे आपको भाई मिल जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम लोग देख लेते हैं भाई क्या चीज? देश के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई, टॉपिक सभी लोग डाल लीजिएंगे। टॉपिक सभी लोग डालेंगे भाई, देश के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, चलिए भाई, देश के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, देश के प्रमुख बंदरगाह। चलिए भाई, देश के प्रमुख बंदरगाह आप सभी लोग बताएंगे। तो मुंबई बंदरगाह सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई, मुंबई। ठीक है भाई, बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। चलिए भाई, तो मुंबई बंदरगाह क्या है भाई? सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह क्या है भाई? ये पड़ता है महाराष्ट्र में, आप सभी को पता ही होगा इतनी तो चीज। ठीक है, तब भी मैं लिख देता हूँ। चलिए भैया, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, और सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये क्या है भाई? सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा भाई क्या है? ये बंदरगाह है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे तो कहानी चल ही रही है जिंदगी में भी अपनी, और यहाँ भी हो गई तो कौन सी बड़ी दिक्कत है, कौन सा तूफान आ गया। चलिए, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इसका दूसरा नाम साथी अगर हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड नाम की, ठीक है, तो इसका भाई दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है जवाहर गुजरात लाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, इसे कहते हैं जवाहर गुजरात लाल नेहरू। ठीक है, जवाहर गुजरात लाल नेहरू बंदरगाह भी भाई इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर साथी हम लोग देख लेते हैं कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। चलिए भाई, कांडला बंदरगाह साथी हम लोग देख लेते हैं। तो कांडला बंदरगाह क्या है भाई? भारत का सबसे व्यावसायिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? आपका सबसे व्यावसायिक ठीक है, भारत का सबसे व्यावसायिक क्या है भाई? ये आपका बंदरगाह है, आपका कौन सा? कांडला। ठीक है, ये सभी फैक्ट आप सभी लोग भाई याद रखेंगे। चलिए तीसरे नंबर पर साथी हम लोग बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरिन तूतीकोरिन बंदरगाह। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है भाई आपका? ये तमिलनाडु में मानव निर्मित बंदरगाह है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। और ये क्या है आपका? मानव निर्मित बंदरगाह है। ठीक है, मानव निर्मित बंदरगाह है आपका। ठीक है, मानव निर्मित बंदरगाह है आपका, कौन सा भाई? तूतीकोरिन। ठीक है, उसके बाद साथ ही हम लोग देखते हैं कौन सा बंदरगाह भाई? पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह।
पारादीप बंदरगाह, ठीक है। तो ये कहाँ भाई आपका, ये पड़ता है साथ ही आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो पारादीप बंदरगाह आपका पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए उसके बाद साथी कौन सा है आपका, न्हावा बंदरगाह, ठीक है। न्हावा, न्हावा शोभा, ठीक है। न्हावा शोभा बंदरगाह, ये साथी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मेरे दोस्त कहाँ भाई, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और इसके बाद साथी देखते हैं हम लोग मारमा गोवा बंदरगाह, ठीक है। मारमा गोवा बंदरगाह, तो आप सभी को पता होगा भैया गोवा नाम आ गया, तो ये कहाँ पड़ता होगा भैया, तो ये तो आपको गोवा में ही पड़ता होगा, ठीक है। मारमा गोवा भाई आपका बंदरगाह। उसके बाद साथी हम लोग देखते हैं चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। तो ये साथी कहाँ भाई आपका, ये आपका तमिलनाडु में। और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो आप सभी लोग लिखेंगे भारत का सबसे पुराना, ठीक है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, ठीक है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ भाई, तमिलनाडु, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद दोस्तों है मछलीपट्टनम बंदरगाह, ठीक है। मछलीपट्टनम बंदरगाह, मछली पट्टनम बंदरगाह, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है भाई आपका, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मछलीपट्टनम बंदरगाह। उसके बाद साथी क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। विशाखापट्टनम, ठीक है भाई, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ये कहाँ पड़ता है भाई, आंध्र प्रदेश में। और भारत का सबसे गहरा, ठीक है। ये क्या है भाई, भारत का सबसे गहरा, यही चीजें तो आपको याद रखनी है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा, ये आपका बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। चलिए तो भारत का सबसे गहरा ये आपका क्या है भाई, बंदरगाह है, ठीक है। ये पड़ता कहाँ है भाई आपका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे गहरा भाई आपका बंदरगाह है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत के खनिज क्षेत्र उत्पादन राज्य, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे भाई भारत के खनिज क्षेत्र उत्पादक राज्य, ठीक है। चलिए भारत के खनिज क्षेत्र उत्पादन राज्य, ठीक है। कि खनिज क्षेत्र में कौन कौन उत्पादन पे है, उत्पादन राज्य। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे आप खनिज और एक तरफ लिखेंगे आप भाई उत्पादन, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे खनिज और दूसरी तरफ लिखेंगे भाई क्या भाई, उत्पादन। क्लियर है। चलिए भाई तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई किसका भाई, लौह अयस्क का, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्या है, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का भाई लिखेंगे तो इसका उत्पादन भाई कहाँ होता है सर्वाधिक, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा, फिर दोस्तों गोवा, ठीक है। उसके बाद साथी कर्नाटक, उसके बाद साथी आपका छत्तीसगढ़, CH करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़। उसके बाद साथी हम लोग देखते हैं मैग्नीज के उत्पादन में, ठीक है। मैग्नीज, चलिए भाई मैग्नीज, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें, चलिए ये लाइन कहाँ से खींच गई भैया, कटो, कट जाओ भाई। चलिए भाई मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज में देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या भाई, मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या है भाई, गुजरात है, उसके बाद क्या है भाई आपका महाराष्ट्र है, और उसके बाद साथी क्या है आपका भाई, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नीज की बात। अब हम लोग बात करते हैं भाई किसकी, बॉक्साइट की, ठीक है। हम लोग किसकी बात करते हैं भाई, बॉक्साइट की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं साथी बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट में क्या है भाई आपका, मध्य प्रदेश है, फिर साथी क्या है आपका, राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई आपका, झारखंड है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, झारखंड है, ठीक है। झारखंड है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं भाई तांबा। आगे देखते हैं साथी तांबा। तो तांबा में क्या है भाई, सबसे पहले उड़ीसा, ठीक है। फिर क्या है, गुजरात है, उसके बाद क्या है भाई, महाराष्ट्र है, और उसके बाद क्या है भाई आपका, छत्तीसगढ़ या फिर CH है, ठीक है। तांबे में क्या है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग कोयला। नेक्स्ट क्या है साथी आपका, कोयला है। तो कोयला में क्या है, सबसे पहले भाई छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ठीक है। फिर हो गया आपका मध्य प्रदेश, और इसके बाद हो जाएगा भाई आपका झारखंड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई उड़ीसा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, उड़ीसा। और उसके बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसे रानीगंज भी दोस्तों कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं साथी छठा, अभ्रक, ठीक है। अभ्रक के बारे में साथी देख लेते हैं थोड़ा, अभ्रक। तो अभ्रक की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा भाई आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और क्या हो जाएगा भैया राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और क्या हो जाएगा भैया आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिए भाई भारत के खनिज क्षेत्र, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया भाई, भारत के खनिज क्षेत्र हमने देख लिए। इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, ये लाइन खिंच गई है, इस लाइन को कर देते हैं भाई मिटा, और इसको दोबारा से ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए भाई, टॉपिक था आपका भारत के खनिज क्षेत्र, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था भाई, यहाँ मैंने लिखा था आपका खनिज, और यहाँ लिख दिया था भाई उत्पादन, ठीक है। चलिए अब क्या है, भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से वो आपकी रिलेट करती हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका, जनजातियां। तो टॉपिक क्या है साथी आपकी, भारत की प्रमुख जनजातियां, ठीक है। भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत की प्रमुख जनजातियां, ठीक है। जब मैंने आपसे कहा है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी 2-3 क्लास में पूरी कंप्लीट करा दूंगा ज्योग्राफी तो मैं कराऊंगा, आप टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। कितनी भी तबीयत खराब हो, आपके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा, ठीक है। आपके लिए ही हूँ मैं यहाँ बैठा हुआ। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई थारू जनजाति, थारू जनजाति। जब भी बात आती है जनजाति की तो इंसान के मन में, बच्चे के मन में, स्टूडेंट के मन में सबसे पहले आ जाती है भैया थारू जनजाति, ठीक है। तो थारू जनजाति भाई कहाँ से कहाँ तक है, तो ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक आपकी फैली है, ठीक है। ये कहाँ से फैली है भाई, नैनीताल। ये आपकी नैनीताल हमारे यहाँ से फैली हुई भाई, लगभग नैनीताल से लेकर भाई गोरखपुर तक, ठीक है। गोरखपुर, नैनीताल से लेकर ये गोरखपुर तक क्या है भाई, फैली है आपकी थारू जनजाति। अगर दूसरी जनजाति साथी हम लोग लेते हैं बुक्सा जनजाति, ठीक है। बुक्सा, बुक्सा जनजाति की बात करते हैं तो यह है आपके उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में हिंदी भाषा बोलते हैं, और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन दोस्तों आपको यहाँ मिलता है बुक्सा जनजाति में, ठीक है। तो ये कहाँ है भाई आपकी, ये उत्तराखंड के, उत्तराखंड के नैनीताल, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल, ठीक है भाई, उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी, गढ़वाल जिलों में, पौड़ी गढ़वाल जिलों में, ठीक है, हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा बोलते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में हिंदी भाषा बोलते हैं। और यहाँ पर साथी क्या होता है, एक अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है, ठीक है। अनुलोम, इसी जनजाति में अनुलोम एवं प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का यहाँ पर क्या है भाई, प्रचलन है। विवाह का प्रचलन आपको किस जाति में मिलेगा देखने को प्रचलन, तो वो मिलेगा आपको बुक्सा जाति में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथी हम लोग तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर साथी है आपकी जोन सारी, ठीक है। जोन सारी, जोन सारी जनजाति, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा है, चमोली है, पिथौरागढ़ है में बहुपति, और यहाँ पर क्या है भाई, चलिए ये कहाँ है उत्तराखंड के भाई, नैनीताल, ठीक है भाई। ये कहाँ है भाई, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है। नैनीताल हो गया आपका, और क्या हो गया भैया आपका अल्मोड़ा, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया मेरे दोस्त, और कहाँ हो गया भाई, चमोली, ठीक है। चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरा, पिथौरागढ़, ठीक है। और कहाँ भाई, पिथौरागढ़ में आपकी ये बोली जाती है जौनसारी,
और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आपकी एक विवाह होती है जिसे हम कहते हैं बहुपति। ठीक है, बहुपति विवाह का यहाँ पर क्या है भाई, प्रथा है। ठीक है, बहुपति विवाह की प्रथा यहाँ पर आपको मिलेगी जौनसारी जनजाति में। ठीक है, जौनसारी जनजाति में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए 4वें नंबर पर हम सभी लोग बात कर लेते हैं भाई, आपकी आती है गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति आप सभी लोग देखेंगे भाई, तो ये कहाँ है भाई, ये आपकी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जिसे हम एपी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप एंड प्रदेश करके लिखना तो आपको याद रहेगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि एपी अरुणाचल प्रदेश भी होता है और आंध्र प्रदेश भी होता है, तो थोड़ा आंध्र प्रदेश ऐसे करके आप सभी लोग लिखेंगे। और क्या है भाई, आपकी उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है, और यह भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये क्या है भाई, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भाई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड जनजाति। चलिए आगे देखते हैं साथी, हम लोग 5 पे क्या भाई देख लेते हैं, हम लोग भील जनजाति के बारे में देख लेते हैं। भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति, तो भील जनजाति में साथी क्या है आपका, ये है आपकी राजस्थान। ठीक है, ये क्या है आपकी राजस्थान में है भील जनजाति। ये कहाँ है आपकी, राजस्थान में है आपकी भील जनजाति। और संयुक्त परिवार प्रथा इसमें प्रचलित है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई, संयुक्त परिवार प्रथा क्या है भाई, प्रचलित है। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा क्या है यहाँ पर, भील जनजाति में आपकी प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं भाई मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति, तो मुंडा जनजाति साथी कहाँ है आपकी, यह है आपकी मुंडा जनजाति झारखंड में। ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ है आपकी, ये भाई आपकी झारखंड में है मुंडा जनजाति। और इसके बाद साथी कौन सी है आपकी, बोड़ा जनजाति। ठीक है, बोड़ा जनजाति। ठीक है, बोड़ा जनजाति, तो ये कहाँ पर है बोड़ा जनजाति, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु की नीलगिरी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में आपकी पड़ती है भाई बोड़ा जनजाति। ठीक है, उसके बाद है मीड़ा। ठीक है, मीड़ा, मीड़ा, मीड़ा। ठीक है, मीड़ा जनजाति, तो ये कहाँ है साथी आपकी, ये है राजस्थान में। ठीक है, मीड़ा जनजाति कहाँ भाई आपकी, राजस्थान में है। और साथी कौन सी है आपकी, सांथल जनजाति। ठीक है, सांथल, सांथल जनजाति, तो ये सांथल जनजाति कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी झारखंड में। ठीक है भाई, ये पड़ती है आपकी झारखंड में सांथल जनजाति। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भाई एक क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान, तो आप बताएंगे सिंध भूमि में। ठीक है, आप सभी लोग नोट करके एक चीज लिखेंगे, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ती है आपकी, सिंध भूमि में पड़ती है। ठीक है, सिंध भूमि में। ठीक है भाई, ये पड़ती है आपकी सिंध भूमि में, या सिंध भूमि के खेतड़ी में। ठीक है, सिंध भूमि के खेतड़ी में भाई आपकी पड़ती है। क्लियर है भाई, तो आज की क्लास दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने करवाई है आपको, और आज आपके कम से कम दोस्तों 5 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब कल हम लोग दोस्तों जो पढ़ेंगे वो देखेंगे भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी, और कल ही की क्लास में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं कंप्लीट आपकी करवा दूंगा। ठीक है, चाहे 2 घंटे लगें चाहे 3 घंटे लगें, उसकी परवाह नहीं है, आपके लिए हमेशा तत्पर उपस्थित हूँ मैं। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है भाई, सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने परिवार से जरूर जुड़ें। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट तैयारी कराई जा रही है, और एसएससी जीडी की भी साथी यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। 20 तारीख से उसका बैच लेकर आ रहे हैं हम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएं अपने इस परिवार से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।